मैं अंजू मिश्रा, निदेशक शिक्षण प्रशिक्षण पायसम, आज आप सभी के साथ विकलांगता के वर्गीकरण के विषय में कुछ जानकारी साझा करूंगी। क्या आपके यहाँ भी कोई बौद्धिक अक्षमता से ग्रस्त है? क्या आप ऑटिज्म के बारे में जानते हैं? क्या आपके यहाँ भी किसी को सीखने और समझने में दिक्कत होती है? क्या ये बच्चे कभी कुछ कर पाएंगे? क्या ये हम पर बोझ हैं? क्या ये समस्या किसी को भी हो सकती है? जानिए इन सभी सवालों के जवाब हमारे इस प्रयास एक आउटरीच में। नमस्कार, पायसम के इस प्रयास एक आउटरीच में आप सभी का स्वागत है। मैं अंजू मिश्रा, निदेशक शिक्षण प्रशिक्षण पायसम, आज आप सभी के साथ विकलांगता के वर्गीकरण के विषय में कुछ जानकारी साझा करूंगी। मोटे तौर पर विकलांगता को हम लोग 4 प्रकार की समझते हैं। दृष्टिबाधित अर्थात दिखाई न देना, श्रवण बाधिता जिसमें सुनने और बोलने की समस्या होती है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी या गामक अक्षमता जो चलने फिरने से संबंधित है, और मानसिक मंदता यानी कि बौद्धिक अक्षमता। मुख्य रूप से 1995 में यानी कि 1995 में जब विकलांगजन अधिनियम आया तो किस किस प्रकार की शारीरिक व मानसिक समस्याओं से ग्रसित जनों को इनकी श्रेणी में रखा जाएगा, कौन कौन लोग आएंगे और इन्हें किस प्रकार की सुविधाएं या सहायताएं दी जाएंगी। अगर बात करें तो इस अधिनियम के आने से ही उनके यानी कि विकलांगजनों के समाज में सहभागिता या उनके अधिकारों की बात हुई। उससे पहले जो कुछ भी हुआ वो या तो उनके प्रति सहानुभूति थी या उन्हें समाज से अलग थलग या समाज में अभिशाप माना जाता था। इस एक्ट का या इस अधिनियम का पूरा नाम है, इसको PWD एक्ट भी कहते हैं, विकलांगजन अधिनियम। इसे कहते हैं समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और संपूर्ण भागीदारी। इसमें कौन कौन सी विकलांगताएं आती हैं उसकी बात करते हैं, लेकिन उन अक्षमताओं या समस्याओं का कितना प्रतिशत होना चाहिए और वो चिकित्सकीय दृष्टि से मान्य होना चाहिए, यानी कि चिकित्सा प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित होना चाहिए, और उस अक्षमता या विकलांगता का प्रतिशत 40% से अधिक हो तभी। यदि चश्मा पहन लेने पर हमें पूरी तरह से दिखाई देने लगता है, हम पढ़ सकते हैं, सभी कार्य कर सकते हैं, तो हम अक्षमता की श्रेणी में नहीं आते हैं। इसी प्रकार से कभी कभी कानों में इन्फेक्शन की वजह से, वैक्स जमा हो जाने की वजह से हो सकता है हमारी श्रवण क्षमता प्रभावित हो जाए, लेकिन उसका इलाज हो सकता है, वो ठीक हो सकती है, और ठीक हो जाने पर हम सामान्य हो गए तो वो विकलांगता की श्रेणी में नहीं आएगा। तो विकलांगजन अधिनियम के अंतर्गत आने वाली अक्षमताएं हैं दृष्टिबाधिता, अल्पदृष्टि यानी लो विजन, कुष्ठ रोग जिन्हें हुआ हो और उपचार किया जा चुका हो, श्रवण बाधिता, लोकोमोटर डिसेबिलिटी यानी गामक अक्षमता, मानसिक मंदता, मानसिक बीमारी। इस विकलांगजन अधिनियम में जैसा कि पहले भी बताया कि जो भी इन 7 प्रकार की अक्षमताओं से ग्रसित हैं और उसका प्रतिशत 40% से अधिक है उस समस्या का, तभी उन्हें इस श्रेणी में रखा जाता है और उनके लिए समान अवसर हो, उनके अधिकारों का संरक्षण हो और समाज को इस तरह से बनाया जाए कि उनकी संपूर्ण भागीदारी हो सके, वो समाज का अभिन्न अंग बन सके। इसके बाद एक और सांविधिक निकाय है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का 1999 में आया, नेशनल ट्रस्ट या राष्ट्रीय न्यास। प्रश्न ये उठता है कि जब इसमें इन अक्षमताओं के बारे में इतने सारे अधिकारों की बात कर ली गई, तो फिर इसकी आवश्यकता क्या पड़ी?
अगर हम बात करें दृष्टि बाधिता की, श्रवण बाधिता की, लोकोमोटर डिसेबिलिटी की, मानसिक बीमारी की, कुष्ठ रोग से जो ठीक हो चुके हैं उनकी, इनका क्या है कि ये लोग, इनमें बौद्धिक अक्षमताएं नहीं होती हैं, किसी प्रकार की समस्या नहीं होती है, तो ये अपना जीवन कुछ सहयोगी उपकरणों द्वारा, असिस्टिव डिवाइसेस के सहयोग से, कुछ प्रशिक्षण के माध्यम से और कुछ सरकार द्वारा मिलने वाली सहायताओं से काफ़ी हद तक अपना जीवन यापन पूर्ण रूप से कर सकते हैं। आत्मनिर्भर नहीं कहेंगे, क्योंकि हम सभी आत्मनिर्भर नहीं होते हैं, एक दूसरे पर किसी न किसी चीज के लिए निर्भर होते हैं। लेकिन कुछ अक्षमताएं इस प्रकार की होती हैं जिसमें मनुष्य जीवन पर्यंत अपनी जरूरी आवश्यकताओं के लिए भी दूसरों पर निर्भर करता है या आश्रित रहता है। उस तरह की अक्षमताओं के लिए राष्ट्रीय न्यास का गठन किया गया। इसमें 4 प्रकार की विकलांगताओं को शामिल किया गया है। इसमें है स्वलीनता यानी कि ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क पक्षाघात सेरिब्रल पैल्सी, मानसिक मंदता यानी मेंटल रिटार्डेशन जिसको अभी बौद्धिक अक्षमता कहा जाता है, और साथ में है बहुविकलांगता यानी कि मल्टीपल डिसेबिलिटी। मल्टीपल डिसेबिलिटी का मतलब ये है कि जिसमें एक तो अक्षमता है ही है, उसके साथ साथ दूसरी अक्षमता का भी प्रभाव इतना अधिक है कि उसमें दोनों प्रकार की समस्याएं आ रही, जैसे श्रवण बाधिता के साथ बौद्धिक अक्षमता का होना। इसका एक और अच्छा उदाहरण, बेहतर उदाहरण है दृष्टि बाधिता के साथ श्रवण बाधिता होना, जिसको कहते हैं बधिरांधता, जिसमें श्रवण क्षमता भी प्रभावित होती है और हमारी देखने की भी क्षमता प्रभावित होती है। राष्ट्रीय न्यास इन जनों के लिए, इन अक्षमताओं से ग्रसित जनों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाता है, जिसमें से वो गार्जियनशिप लेता है। घरौंदा स्कीम है, जिसमें यदि अभिभावक, माता पिता या सहोदर अक्षम व्यक्ति की जिम्मेदारी लेने में समर्थ नहीं है, कारण कुछ भी हो, तो उनकी गार्जियनशिप राष्ट्रीय न्यास लेता है। इसके अलावा निरामया स्कीम है। इसी प्रकार से नेशनल ट्रस्ट की बहुत सारी योजनाएं हैं जिनके विषय में विस्तार में चर्चा हम लोग आगे भी करते रहेंगे। 1995, 1999 इनमें अक्षमजनों के अधिकारों के विषय में बातचीत की गई। उनको किस प्रकार से सरकारी सुविधाएं मिल सकें, सहयोग मिल सके, उसके विषय में काफ़ी कार्य किया गया। वस्तुतः RPWD एक्ट 2016 इसके आ जाने से, इसके लागू होने से विकलांगजनों के वास्तविक अधिकारों की सुरक्षा हो रही है। इस समय इसमें 21 प्रकार की अक्षमताओं को शामिल किया गया है। इसकी शुरुआत 2006 के जो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में विकलांगजनों के अधिकारों की बात करते हुए इसको आगे बढ़ाया गया। इसमें भारत ने भी अपने हस्ताक्षर किए हैं। इसमें एक्चुअली बात की गई उनके संपूर्ण भागीदारी और संपूर्ण या अधिकारों के संरक्षण की। इसमें कहा गया है कि न केवल अधिकारों की बात है, न केवल भागीदारी की बात है, बात उनके आत्मसम्मान की है, डिग्निटी की है। डिग्निटी को कैसे रिस्पेक्ट की जाए इसकी बात भी है। नॉन डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, अंतर नहीं किया जाना चाहिए सामान्य जनों और विकलांग जनों में। समाज में उनकी संपूर्ण और प्रभावशाली भागीदारी होनी चाहिए। उनके जो भी अंतर हैं, उनमें जो भी भेद है, उसे पूरी तरह से स्वीकार किया जाना चाहिए। उसे समान अधिकार होना चाहिए, हर जगह वो पहुंच सकें, एक्सेसिबिलिटी जिसको कहते हैं। इस प्रकार से हमारे समाज का निर्माण होना चाहिए कि कहीं भी उनको जाना आना, किसी भी प्रकार के भौतिक या वैचारिक बाधाओं का सामना ना करना पड़े। इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना चाहिए।
इसको अगर हम 21 प्रकार की विकलांगताओं को बात करें तो मुख्यतः 5 तरीके से इसको विभाजित किया जा सकता है। एक तो हो गया फिजिकल डिसेबिलिटी, जिसमें शारीरिक अक्षमता हो गई। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी यानी कि बौद्धिक अक्षमता है। मेंटल बिहेवियर या इमोशनल डिस्टर्बेंसेस जिसको कह सकते हैं। इसके अलावा किसी भी प्रकार की रक्त में किसी प्रकार की विषाक्तता या किसी संक्रमण या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से कुछ विकलांगताएं हो जाती हैं। और बहुविकलांगता, जैसा कि पिछले एपिसोड्स में हम लोग बात कर चुके हैं कि विकलांगता तभी आती है जब कोई भी समस्या जीवन पर्यंत हो जाए, पुनः स्वास्थ्य प्राप्त ना कर सके व्यक्ति। तो इस प्रकार से अगर हम फिजिकल डिसेबिलिटी की बात करें, ब्लाइंडनेस यानी दृष्टिबाधिता, लो विजन, अल्पदृष्टि, लेप्रेसी क्योर्ड पर्सन यानी कि जिनका कुष्ठ रोग के बाद उपचार हो चुका हो, बधिरता यानी श्रवण बाधिता, या हार्ड ऑफ हियरिंग जिसको कहते हैं, कम सुनाई देना। कम सुनाई देना का मतलब ये है कि यदि मशीन लगा भी दी जाए तो भी पूरी तरह से व्यक्ति संप्रेषण करने में सक्षम नहीं हो पा रहा है। तो उसमें चलन बाधिता की समस्या होती है। बौनापन, ड्वार्फिज्म, बौद्धिक अक्षमताएं आती हैं जिसमें मानसिक मंदता जिसको कहते हैं। अब मानसिक मंदता की जगह बौद्धिक अक्षमता का ही प्रयोग किया जाता है। मानसिक बीमारी को भी इसमें शामिल किया गया है। बुद्धि से ही संबंधित होती है। स्वलीनता, इसमें हो सकता है व्यक्ति की बौद्धिक क्षमताएं बहुत अधिक हों, सामान्य से अधिक हों, लेकिन उनका सामाजिक कौशलों में इस प्रकार की समस्याएं होती हैं कि उन्हें या तो वो एक्सपोजर नहीं मिल पाता है या वो अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाते हैं जितनी उनके अंदर क्षमताएं हैं। सेरेब्रल पाल्सी आती है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, कुछ शारीरिक बीमार, जैसा कि पहले कहा गया कि रक्त में विषाक्तता की वजह से या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से कुछ समस्याएं हो जाती हैं, जैसे मल्टीपल स्केलियोरोसिस होता है। इसके बाद स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़ या अधिगम अक्षमता भी आती है। इसके अलावा भाषा और संप्रेषण से संबंधित भी समस्याएं हो सकती हैं। हो सकता है व्यक्ति श्रवण बाधित ना हो, लेकिन स्पीच एंड लैंग्वेज का प्रॉब्लम हो सकता है, तो उन्हें भी विकलांगता की श्रेणी में शामिल किया गया है। थैलेसीमिया है, हेमीफीलिया है और सिकल सेल डिजीज, ये रक्त में किसी प्रकार की समस्या के कारण होती है। इसके बाद आती है बहुविकलांगता। एसिड अटैक विक्टिम्स भी उसी के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि कभी कभी हो सकता है कि चेहरे पर ही केवल पड़ा हो, लेकिन अगर हाथों में पड़ जाता है या एसिड का कहीं जहाँ पे भी प्रभाव होता है वो उस अंग को पूरी तरह से गला देता है, तो कार्य क्षमता उससे प्रभावित हो जाती है या देखने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। इसके बाद है पार्किंसंस डिजीज होती है। तो इस प्रकार से 21 प्रकार की अक्षमताओं को अब इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। जैसा कि इसका नाम है, राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। पहले केवल विकलांग जन अधिनियम था, अब विकलांग जनों के अधिकारों की बात की जा रही है। इसके आ जाने से अक्षमता से ग्रसित जनों को बहुत सारी सुविधाएं सरकार की तरफ से मिल रही हैं, बहुत सारा रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं, उनको बेहतर जीवन जीने में मदद मिल रही है। जैसे जैसे जागरूकता बढ़ती जा रही है, विकलांग जनों का या अक्षमता से ग्रसित जनों का जीवन बेहतर होता जा रहा है। केवल सरकार सुविधाएं बना दे, कानून बना दे, उससे फायदा नहीं होता है जब तक कि समाज इसके लिए तैयार ना हो, हम और आप इसके लिए तैयार ना हो। पायसम मुख्यतः बौद्धिक अक्षमता से ग्रसित जनों के हेतु कार्य करता है। आने वाले एपिसोड्स में हम लोग बौद्धिक अक्षमता से संबंधित जानकारी को साझा करते रहेंगे। ये जानकारी आपको बहुत जगह से मिल सकती है। गूगल आजकल सभी के लिए बड़ा सहायक है, लेकिन जो भी जानकारी हम लोग प्रयास एक आउटरीच के माध्यम से देंगे वो एविडेंस बेस्ड होगी, जिसको हम लोगों ने स्वयं अनुभव किया है और उसी के आधार पर सीखा है। धन्यवाद। अपने सुझाव या जानकारी
स्क्रीन पर दिए गए मेल आईडीज या फ़ोन नंबर्स पर आप साझा कर सकते हैं।